बात करते हैं म्यांमार और इंडिया के रिलेशनशिप्स की, तो आज भले ही हमारे दोनों के रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम्स हैं, पर जब हम बात करते हैं एंशंट काल की, यानी कि प्राचीन काल की, एंशंट टाइम की, जिस वक्त म्यांमार बर्मा हुआ करता था और इंडिया भारत हुआ करता था, तब के रिलेशनशिप हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप माने जाते थे। और जब हम दोनों रिलेशंस की बात करते हैं तो एंशंट पर्सपेक्टिव से हम बुद्धिज्म को नहीं भूल सकते, क्योंकि एंशंट टाइम में माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने दो मॉन्क्स तपुस्सा और भल्लिका को अपने बाल के 8 स्ट्रैंड्स यानी कि 8 जटाएं देकर म्यांमार भेजा था बुद्धिज्म को स्थापित करने के लिए। और उसी के लिए माना जाता है कि उसके बाद अशोका ने भी अपनी मिशनरीज भेजी। यहां तक कि जो फ्यू डायनेस्टी थी म्यांमार की, वहां के किंग्स का नाम ही विक्रमादित्य, सूर्य आदित्य तरीके से रखा जाता था। और यही नहीं, जब हम बात करते हैं दोनों के रिलेशनशिप की, तो करंट पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने जब एग्जाइल किया था बहादुर शाह जफर को, तो उन्होंने उन्हें कौन सी जेल में भेजा था? तो आपकी यनगॉन की जेल में, यानी कि बर्मा की जेल में भेजा था। और वहां के जो राजा थे उनको महाराष्ट्र की रत्नागिरी की जेल में लाके कैद किया था। तो इस तरीके का पास्ट हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में रहा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट्स की वजह से दोनों कंट्री में एक क्लैश के तौर पे आपको देखने के लिए मिलता है। और म्यांमार और इंडिया का केवल बॉर्डर इश्यूज नहीं, बट म्यांमार पिछले 4 साल से अपने ही देश के एथनिक क्लैशेस, पॉलिटिकल क्लैशेस, मिलिट्री कूप से बहुत ज्यादा सिविल वॉर से परेशान है। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो करंट में आपका फरवरी में ये कहा था यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कि भाई हम FMR दैट इज फ्री मूवमेंट रिजीम को पूरी तरीके से म्यांमार बॉर्डर से सस्पेंड करने वाले हैं। और क्या है ये FMR और क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका इंडिया और म्यांमार के रिलेशनशिप पे, और क्या फायदा होगा इसमें चाइना का अगर ये एक्शन जस्टिफाई होता है तो यस, स्टार्टिंग विद कि इस पर्टिकुलर न्यूज को हम फॉलो करते हुए देखेंगे कि सबसे पहले जरूरी है कि ये जान लें कि म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर किस तरीके का है और क्यों ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एंड म्यांमार रिलेशनशिप और इंडिया बर्मा या इंडो म्यांमार बॉर्डर, देन इट इज 1643 किलोमीटर्स लॉन्ग बॉर्डर, जिसमें आपको असम राइफल्स जो है वहां काम करती मिलेंगी। यह है आपकी सेंट्रल आर्म फोर्सेस। आप अपने इंटरनल सिक्योरिटी में डेफिनेटली पढ़ेंगे कि कितनी तरीके की आर्म फोर्सेस होती है, और उसी में और कौन कौन से वो बॉर्डर्स पे कौन सी फोर्सेस आपकी तैनात है। उसमें से जो असम राइफल्स है वो है आपकी इंडो बर्मा यानी कि इंडो म्यांमार के बॉर्डर्स पे आपका काम करती है। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर टच करती हैं? तो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ऑलमोस्ट जो मेजर आपकी स्टेट्स हैं यानी कि मेजर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो आपकी म्यांमार से बॉर्डर टच करती हैं। ये प्लस पॉइंट भी है और ये नेगेटिव पॉइंट भी है। और नागालैंड तो केवल बॉर्डर टच नहीं करता, वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन या इंसर्जेंट ग्रुप्स है वो तो ये भी कहते हैं कि जो हम नई कंट्री की डिमांड कर रहे हैं दैट इज नागालिम, उसमें म्यांमार का भी बहुत बड़ा हिस्सा आपको देखने के लिए आता है। तो हम केवल भारत में अपना नागालैंड, कुछ हिस्सा मणिपुर, कुछ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं मांग रहे हैं, हम आपके म्यांमार का रीजन भी मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेट नागालिम में वो भी रीजन आएगा। और नागास क्यों वो मान रहे हैं वो भी मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। सो यस, ये जो बॉर्डर है आपकी दोनों कंट्रीज के बीच में देखने के लिए मिलता है। सो इंडो म्यांमार बॉर्डर स्ट्रेचेस टू 1643 किलोमीटर्स। नाउ स्टार्टिंग विद बेसिकली फ्री मूवमेंट रिजीम है क्या? देखिए, हम जब भी बॉर्डर्स की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बॉर्डर, हमारे दिमाग में हमें ऑलमोस्ट हर एक कंट्री, चाहे वो पाकिस्तान एज अ नेबर हो, चाहे वो चाइना एज अ नेबर हो, हमने हमेशा बॉर्डर को डिस्प्यूटेड ही पाया है। नेपाल एक ऐसी कंट्री होगी जहां डिस्प्यूट मेजर नहीं है, वॉर लाइक सिचुएशन नहीं है। भूटान नहीं है और म्यांमार नहीं था। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि म्यांमार भी हमारे लिए धीरे धीरे बॉर्डर्स वॉर जोन क्रिएट करता
जा रहा है। लेकिन इस वॉर जोन क्रिएट करने से पहले फ्री मूवमेंट रिजीम जो है किया जाता था 1968 से ही। व्हाट इज फ्री मूवमेंट regime? So it came into existence in 1968 to allow cross border movement between the people of the two countries either side of the Indo-Myanmar बॉर्डर। तो एक ऐसी लाइन जो दोनों देशों के बीच में तो थी, बट आप फिर भी एक सर्टेन किलोमीटर तक अलाउ करते थे फ्री मूवमेंट, केवल 20 रुपए की टिकट लेके। ठीक है, और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जो नागा डायनेस्टी थी, जब आपके बॉर्डर्स डिमार्केटेड नहीं थे, जब डायनेस्टीज और एम्पायर का टाइम था, तो जो नागा डायनेस्टी थी उसका जो एरिया था वो आपके नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया और म्यांमार वाला एरिया दोनों था। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ मामा रह रहे हैं इस बॉर्डर पे, तो उस बॉर्डर पे भतीजा रह रहा है, या जो भी एक वजह चाचा भतीजा रह रहा है। तो अगर इस तरीके के मामा भांजे वाले रिलेशनशिप है कि बॉर्डर की एक तरफ मामा और उस तरफ भांजा, इस तरफ मम्मी तो उस तरफ शायद उनकी बहन मौसी, इस तरीके की जो ट्राइब्स आपकी बॉर्डर पे हैं, उनका रिलेशनशिप इस तरीके से म्यांमार और इंडिया के बीच में है। इसीलिए हमने अलाउ किया एक फ्री मूवमेंट रिजीम। कुछ बॉर्डर पोस्ट लगाए, 20 रुपए की टिकट लगाई और बोला कि आप लोग अपने अपने रिश्तेदारों से मिलने जा सकते हैं, जो कि इनिशियली 40 किलोमीटर तक था, कि 40 किलोमीटर तक बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना आप पे कोई कार्रवाई किए हुए आप इजीली मूव कर सकते हैं। बट जैसे जैसे म्यांमार बॉर्डर्स को इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा एज अ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाने लगा, एक एस्केप बॉर्डर के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा, यहाँ पे बॉर्डर के क्लैशेस देखने के बाद या इस तरीके के इश्यूज देखने के बाद इसको रिड्यूस कर दिया गया था 16 किलोमीटर 2004 तक, और कुछ एडिशनल रेगुलेशंस लगाए जो 2016 में इन्फोर्स किए गए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब ये पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्यों? रोहिंग्याज इशू की वजह से जो सिविल वॉर वहां चल रही है उसका इंपैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है, इंसर्जेंट ग्रुप्स को एक सेफ हेवन मिल जा रहा है इस फ्री मूवमेंट रिजीम के थ्रू आपका म्यांमार में। सो इस कंसर्न की वजह से भारत ने अब मना कर दिया, अब ये सस्पेंड करने की बात फ्री मूवमेंट रिजीम हमने यहाँ पे कर दिया। वरना एफएमआर पे कोइनकियाज, जो कोइनकियाज आई गेस नागास की जो सब ट्राइब्स होती हैं, और भी जो ट्राइब्स हैं, कोइनकियाज हो गई और किमुंगलिंग्स, ऐसे मतलब सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन इज वेरी बैड इन दिस। ये जो कुछ ट्राइब्स थी जिनको फ्री मूवमेंट आपका रिजीम अलाउड था, लेकिन अब उनका क्या होगा कि हर कोई तो इंसर्जेंट है नहीं, हर कोई तो इस तरीके की एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व है, बट द पीपल हु वर जेन्युइनली इधर से उधर जो माइग्रेट कर रहे थे या जो मूवमेंट कर रहे थे, अब उनका क्या होगा? दैट इज बेसिकली द मेजर कंसर्न। क्योंकि यिनचुंगार करके कुछ और भी ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि आपको दोनों बॉर्डर्स पे देखने के लिए मिलती थी। तो नाउ दिस इज अ कंसर्न। क्यों? क्योंकि अब जब आप हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को ब्रीच करेंगे, देन डेफिनेटली इट विल गोइंग टू इफेक्ट। वरना इनिशियली इट वाज मेड टू बेसिकली ट्रेड करने के लिए और लोगों के पीपल टू पीपल के कॉन्टैक्ट्स को इंक्रीज करने के लिए और बेटर रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए। इनफैक्ट इंडिया का जो 1% ट्रेड हो रहा है म्यांमार के साथ, वो इन्हीं बॉर्डर्स के थ्रू हो रहा था अंडर फ्री मूवमेंट रिजीम, बट अब उस पर भी इफेक्ट रहेगा। इनफैक्ट जो म्यांमार की कलादान प्रोजेक्ट है, कलादान नदी है, उसका इस्तेमाल, वी वर यूजिंग दैट रिवर अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला, एंड इस प्रोजेक्ट के अंडर वी वर यूजिंग दैट रिवर रूट टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज टू नॉर्थ ईस्ट। तो हमें लैंड रूट से ज्यादा कम, मतलब कम पैसे में और इजीली जो हम आपका यहाँ से बांग्लादेश और क्या बोलते हैं सितवे पोर्ट के थ्रू, कलादान रिवर के थ्रू हम त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में हम अपना सामान म्यांमार के थ्रू प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये एक प्लस पॉइंट था। दूसरा, म्यांमार इज लुक एज अ गेटवे टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया। तो हम इसको साउथ ईस्ट एशिया का एक दरवाजा की तरह ट्रीट करते हैं। क्या तभी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस अभी हमने ये, दिस इज योर होमवर्क, आपको एरिया बताना है। हमने नॉर्थ ईस्ट से आपके थाईलैंड तक का एक ट्राइलेटरल हाईवे बनाया है।
ठीक है, तो आप बाय रोड यहाँ तक आप जा सकते हैं, जो आपके ट्रेड और टूरिज्म दोनों को प्रमोट करेगा। आई एम सॉरी। तो इस तरीके से ये रीजन इतना ज्यादा, ये फ्री मूवमेंट रेजिम इंपॉर्टेंट था, ताकि लोग अपने फेमिलियर एथनिक टाइज को और ग्रो कर सकें और ट्रेड को बूस्ट कर सकें। और एक मतलब इसमें साथ में आपकी वैलिडिटी भी थी। क्या थी? अंडर एफएमआर इंडिविजुअल्स कैन क्रॉस बॉर्डर बाय प्रोड्यूसिंग बॉर्डर पास विद 1 ईयर वैलिडिटी एंड कैन स्टे अप टू 2 वीक्स पर विजिट। 2 हफ्ते के लिए आप रुक भी सकते थे, 1 साल की वैलिडिटी भी थी, और एक था कि 20 रुपए का टिकट लेके आप इधर से इधर फ्री मूवमेंट रजीम के अंदर मूव कर रहे हो। बट अब जब इसको गवर्नमेंट पूरी तरीके से सस्पेंड करने की बात कर रही है, तो क्या रहेगा, किस तरीके से ये मैटर रहेगा? वरना अभी सस्पेंशन की बात की गई है कि फरवरी में ऐसा एक्शन लिया जाएगा, तो हमें आगे देखने के लिए मिलेगा कि क्या इस पे गवर्नमेंट एक्शन लेती है। बट कुछ गाइडलाइंस जो नई सेट की गई थी 2016 के बाद, वो थी न्यू गाइडलाइंस हैव रिड्यूस द रेंज ऑफ मूवमेंट फ्रॉम 10 किलोमीटर। 16 पहले देखिए 40 किलोमीटर था, 40 से 16 हुआ, और 16 से अब हो गया है 10 किलोमीटर। तो अब सस्पेंशन के बाद तो 10 किलोमीटर भी नहीं रहेगा। क्यों हुआ है? क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन का जो इशू है और जो म्यांमार का एथनिक वायलेंस है वो इंडिया पे इम्पैक्ट कर रहा है। प्लस जो हमारे ग्रेट नागालिम डिमांड करने वाले नागाज हैं, जिनका कुकीज मीतीस में जो उनकी उनकी मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी उनका पूरा हाथ है, वो जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनका भी मूवमेंट बहुत फ्रीक्वेंट होने लग गया था, और वहां पे कुछ भी कर रहे हैं वो मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में इजीली एस्केप कर जा रहे थे आपके म्यांमार की तरफ। दैट्स द रीजन जो इलीगल इमिग्रेशन और इलीगल इंसर्जेंट का जो मूवमेंट इतना फ्रीक्वेंट हो गया था, उस चीज को कर्ब करने के लिए भी ये एक्शन लिया गया है। So it will regulate the cross-border movement of the people of border areas from 43 designated entry and exit points। तो ऐसे 43 आपके, वैसे तो 43 आई गेस 46 या 48 पॉइंट्स हैं, बट ऐसे 43 डेजिग्नेटेड पॉइंट्स पे आपका प्रॉपर चेकिंग होगी, और इजीली इतना मूव नहीं किया जा सकता बाय असम राइफल्स। और वो जो एक बॉर्डर पास बनेगा, और वो बॉर्डर पास भी आपका कौन देगी? दैट इज असम राइफल्स, और जो कि 7 डेज तक ही आपका वैलिड रहेगा। यानी कि जो पहले 2 हफ्ते तक, 1 साल तक वैलिडिटी थी, और आप 2 हफ्ते तक वहां स्टे कर सकते थे, अब उसकी वैलिडिटी है केवल 7 दिनों की। वो भी असम राइफल्स बॉर्डर करेगा इशू, वो भी तब जब वो जस्टिफाई हो जाएगा कि, या सेटिस्फाई हो जाएगा कि जो आप जिस वजह से क्रॉस बॉर्डर मूव कर रहे हो, दैट इज basically a genuine moment। तो ये इन दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जो इतना हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से रिलेशनशिप है, उस पर कहीं ना कहीं एक मैटर ऑफ कंसर्न बनेगा। लेकिन म्यांमार की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से एक्सटर्नली भी लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप हैम्पर होते हैं, वो उनका कभी भी मिलिट्री कूप हो जाना, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होना, वहाँ के एथनिक क्लैशेस इतने ज्यादा हैं, जिसकी वजह से आप, जब से मैंने स्कूलिंग शुरू की और म्यांमार के बारे में पढ़ना शुरू किया, ऑंग सान सू की से लेके वापस उनका जेल में जाना और उनका पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज छीनना, ये सारे मैटर्स जब से मैंने शुरू किया, मैंने बहुत ही कम टाइम ऐसा सुना है कि म्यांमार पॉलिटिकली स्टेबल है। समझ रहे हैं? तो वहां, और इनफैक्ट अगर आप, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें ये कहा था कि वहां बहुत बड़े स्केल पे तमिलियंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है, बिकॉज दे विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज म्यांमारी, मतलब बर्मीज सिटीजन। अगर उनका कोई इंडियन नेम है, तो वहां पे उन स्टूडेंट के 2 नेम है, एक इंडियन नेम और एक आपका म्यांमार का नेम, और वो वहां जो सर्वाइव कर रहे हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके उस पर्टिकुलर बर्मीज नेम पे है, ना कि इंडियन नेम पे है। सो ऐसा भी सिनेरियो वहां देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स कि इंडियंस के साथ भी वहां पे रेशियल जो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन की जाती हैं। नाउ तो पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन भी चेंज हो गया। पीपल हैव टू रिपोर्ट फर्स्ट, देन असम राइफल से परमिशन लेनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद असम राइफल जब डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन करेगी, बहुत सारे इंस्पेक्शन का पूरा कंडक्शन करेगी, वेरिफिकेशन करेगी, हेल्थ चेकअप होगा, बहुत सारी चीजें स्टेट पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट जब उसे लुक आफ्टर करेंगी, तब असम राइफल्स एक फॉर्म अपलोड करेगी इंडो म्यांमार बॉर्डर पोर्टल पे, बायोमेट्रिक्स रिकॉर्ड करेगी, बॉर्डर पास इशू करेगी, तब जाके आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, और तब जाके आप
मूव कर सकते हैं। सो बायोमेट्रिक्स भी कर लिया, हालांकि चलिए इट्स गुड फॉर डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटली अपने आप को एडवांस करने के लिए दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बट ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बना हुआ है। आप पॉजिटिव चीज तो कर रहे हो बट एक नेगेटिव चीज को रोकने के लिए, और वो दोनों एरिया में एक नेगेटिव इफेक्ट पहुंचा रही है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की वजह से आप बॉर्डर पे उन लोगों का भी जीना दुश्वार कर रहे हो जो कि ट्रेड पर्पज से हैं, जिनकी फैमिलीज दोनों बॉर्डर्स में रहती हैं, एक इस साइड और एक उस साइड बॉर्डर पे रहती हैं। तो आप ये रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से पीपल आर नॉट हैप्पी। और ये इसलिए भी कंसर्न है क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, इंडिया हमेशा से म्यांमार के साथ इसीलिए इन्वॉल्व होना चाहता था क्योंकि एक तो वो गेटवे टुवर्ड साउथ ईस्ट एशिया है, वो उससे चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा नहीं था, बट अब चाइनीज इन्फ्लुएंस से वो दूर रहना चाह रहा था, करना चाह रहा था, बट वो चाइनीज इन्फ्लुएंस से और ज्यादा हो रहा है, ज्यादा चाइना का इंटरफेरेंस हो गया म्यांमार में भी। प्लस वो हमेशा से वहाँ की जो हमारी ट्राइबल्स और एथनिक क्लैशेस हैं, उन क्लैशेस का डायरेक्ट लिंक होता है इंडियन एथनिक से या इंडियन हमारी जो एथनिक कम्युनिटीज हैं, तभी भी इंडिया का एक कंसर्न बना हुआ है वो। और प्लस म्यांमार जो है एक रूट भी है, इट इज ऑल्सो अ रूट जहां से जो आपका गोल्डन ट्राइंगल है, जिसमें आपका लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये कंट्रीज हैं जहां से आपका ड्रग सप्लाई होता है, इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग होती है भारत में, वो रीजन भी म्यांमार के थ्रू आपका होता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में ओपियम प्रोडक्शन और ड्रग्स का कंजम्पशन बहुत ज्यादा पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है। ये कुछ कंसर्न्स है इंडिया के। आपका जो नॉर्थ ईस्ट है, वो म्यांमार जो है वो आपका पॉलिटिकली तो सा है ही, हिस्टोरिकली तो है ही, लेकिन स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है। क्योंकि जब तक नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी नहीं होगी, हम म्यांमार से रिलेशनशिप अच्छे नहीं कर सकते, और इसीलिए हम स्ट्रैटेजिकली म्यांमार हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उससे चाइना को काउंटर के साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री या आशियान कंट्री के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए देखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो मैंने ये वीडियो बहुत शॉर्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन की हो। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।